हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की कंप्लीट रिवीजन। और ये वन शॉट वीडियो कंप्लीट, इसमें सभी टॉपिक्स इस चैप्टर के कंप्लीट हम करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी करने की कोशिश करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर के वन शॉट वीडियो हम लेके आए हैं। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसको भी देख ले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन की जब हम बात करते हैं तो कार्बन हर जगह अवेलेबल होता है। अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है वो 0.02% के फॉर्म में है और एटमॉस्फेयर में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड में। जो अर्थ का क्रस्ट है वो किस फॉर्म में वहाँ पे है, तो इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स। और जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं उन सब में कार्बन ज़रूर है। आप अपने आसपास देखोगे तो हर एक कंपाउंड में आपको कार्बन ज़रूर मिलेगा। जैसे कार्बन आपका पेपर, प्लास्टिक, लेदर, रबड़ हर जगह अवेलेबल होता है और ये बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट होता है। कार्बन की अगर हम बात करें, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 6। और इसकी जो वैलेंसी होती है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2 और 4, तो इसकी वैलेंसी होती है 4। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स, ये बहुत सारे कंपाउंड्स होने के। अब जो बॉन्ड बनाता है कार्बन, वो उस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और वो क्यों बनाता है वो भी अभी आगे हम बात करेंगे, क्योंकि कार्बन की जैसे हमने कहा इसकी वैलेंसी होती है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4 तो वैलेंसी हो गई इसकी 4। अब इसको या तो 8 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, या ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके सिर्फ 0 हो जाएगा। तो मतलब कार्बन को C4 माइनस बनाना पड़ेगा या C4 प्लस बनाना पड़ेगा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। और वो इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स जब जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, अगर गेन किया इसने C4 प्लस के केस में, सॉरी C4 माइनस के केस में हो जाएगा 2 और 8। अब जो इसका सेंटर है, न्यूक्लियस है, उसमें टोटल प्रोटॉन्स है 6 और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। तो 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभालना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से ये पॉसिबल नहीं होता। और जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा तो एनर्जी देनी पड़ती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इस वजह से ना ही तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस को 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना मुश्किल होगा, इसलिए वो गेन करके C4 माइनस भी नहीं बनाएंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव भी नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए C4 प्लस भी नहीं बना पाता। तो इस कारण से कार्बन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो नाइदर गेन और नॉर लोअर्स इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से कार्बन क्या करता है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन करने के लिए शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसकी शेयरिंग करता है अलग अलग एटम्स के साथ, सेम एटम के साथ भी शेयरिंग कर लेता है। मीन्स कार्बन कार्बन के साथ भी शेयरिंग करता है और कार्बन अलग अलग एटम्स के साथ भी शेयरिंग करता है, जितने भी नॉन मेटालिक कंपाउंड है, नॉन मेटल्स है उन सब के साथ, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये आउटर शेल, दोनों एटम के आउटर शेल को बिलोंग करते हैं और दोनों को नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने में हेल्प करते हैं। जैसे H2O2 N2, ये सारे यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक इस हाइड्रोजन के पास तो एक इस हाइड्रोजन, तो दोनों ने शेयरिंग कर ली। तो इस तरह का जो बॉन्ड, जो शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं, इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली ऑक्सीजन में भी आप देखो तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑक्सीजन का होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 और 6, तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सिमिलरली दो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में आके दोनों को 2 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये दोनों डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल आपस में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अच्छा, यहीं पे एक और आप ध्यान रखना, अगर एक ऑक्सीजन से रिलेटेड एक और मॉलिक्यूल बनता है जहाँ 3 ऑक्सीजन एटम का यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं ओजोन। और वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहाँ कुछ इस तरीके का होता है। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के रहता है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसमें
ये रेजोनेंस के कारण कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और इस तरह से आपका O3 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है एंटी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है। सिमिलरली जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो वाटर मॉलिक्यूल बनना होता है, तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन से एक एक बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो ये ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से H2O का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। H2S में भी सिंगल, ऑक्सीजन की तरह से NH3 में भी आपका सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, जो नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 हो सकता है, जहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इन्हीं को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड्स की खास बात क्या होती है, उनको तोड़ना बहुत आसान है, तो इसलिए जो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। आयोनिक में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इसलिए उनको तोड़ना मुश्किल है। बट कोवेलेंट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो लोअर है, वीकर है, इस वजह से वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं। और ये जो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इनमें, इसीलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिंस नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। अब कार्बन की एक और ख़ास बात क्या होती है कि कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली अगर देखें आपके बुक में 3 फॉर्म दिए हुए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। डायमंड, हर एक कार्बन एटम बॉन्डेड होता है 4 अदर कार्बन एटम से। ठीक है, और ये डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। दोनों की कंडीशंस अलग अलग होती है, ग्रेफाइट फॉर्मेशन की कंडीशन अलग होती है, डायमंड फॉर्मेशन की कंडीशन अलग होती है। ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम है वो बॉन्डेड होता है 3 अदर एटम्स के साथ। डायमंड में वो 4 अलग अदर एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है, और इसमें जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव कर पाता है। ग्रेफ तो इसी वजह से ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो पाता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचता है वो मूव कर सकता है। नेक्स्ट है फुलेरिन। फुलेरिन जो है वो उसमें 60 कार्बन एटम्स एक साथ एक फुटबॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें फॉर्मेशन में रहते हैं। और जो यूज़ है इसका वो होता है डायमंड फॉर्मेशन में। डायमंड का यूज़ होता है ज्वेलरी बनाने में, थर्मामीटर्स बनाने में। ग्रेफाइट का यूज़ होता है पेंसिल, लेड, इलेक्ट्रोड्स और ड्राई लुब्रिकेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में। और ये जो अलग अलग फॉर्म्स है इनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स। और 2 एलोट्रॉप्स के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें डायमंड और ग्रेफाइट में, तो डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। डायमंड इंसुलेटर है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। डायमंड ट्रांसपेरेंट है, ग्रेफाइट जो है ओपेक होता है। नेक्स्ट है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन एटम्स की वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है। कार्बन एक तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ उसमें यूनिक होती है। इट कैन फॉर्म इनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। और क्यों, क्योंकि जो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन मीन्स अपने ही जैसे एटम के साथ लॉन्ग चेन फॉर्म करने की प्रॉपर्टी जो कि कार्बन में होती है, कुछ हद तक सिलिकॉन में भी होती है, बट कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। टेट्रावेलेंसी जो अभी हमने पढ़ा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करके 4 बॉन्ड बना सकता है। और आइसोमेरिज्म की ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में रह सकता है। कैटिनेशन की जब हम बात करते हैं तो कैटिनेशन इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। सिलिकॉन के पास भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। टेट्रावेलेंसी हैविंग वैलेंसी ऑफ 4, और कार्बन एटम कैपेबल होता है बॉन्ड बनाने के साथ, किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अदर एलिमेंट्स। और क्योंकि ये सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, अलग अलग नेचर ऑफ एलिमेंट्स के साथ ये इजीली बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद जो साइज़ है कार्बन एटम का वो स्मॉलर होता है, तो न्यूक्लियस को ईजिली होल्ड कर पाता है। जो शेयर्ड न्यूक्लियस जो है वो ईजिली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड कर पाता है, और इसलिए कार्बन एटम्स जनरली स्टेबल होते हैं नेचर में। अब 2 तरह के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, कार्बन में जो अधिकतर
कार्बन्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और ऐसे कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, ओपन चेन और साइक्लिक। ओपन चेन में या तो स्ट्रेट चेन हो सकता है या ब्रांच चेन हो सकती है। स्ट्रेट चेन में फिर दो आते हैं, एक आपके सैचुरेटेड जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। अब जो सैचुरेटेड जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम कहते हैं एल्केन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं एल्काइन। और जो डबल बॉन्ड है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्काइन होता है CnH2n-2। तो इस तरीके से एक कार्बन वाले का CH4 एल्केन में, और एल्कीन और एल्काइन के लिए कम से कम मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो इसके लिए कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, इसलिए एक कार्बन वाला एल्कीन या एल्काइन पॉसिबल नहीं है। फिर जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें एक होता है आपका एलिसाइक्लिक, और उसके बाद एरोमेटिक। एरोमेटिक अभी आपका नहीं है। फिर जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है इसमें कार्बन एटम्स के साथ ही रिंग बनती है, और रिंग विथ कार्बन एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। जैसे ये है, हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है C3H6 जैसे साइक्लोप्रोपेन, एंड रिंग विथ कार्बन एटम्स एंड एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, जैसे कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरीके का जब फॉर्मेशन होता है तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक वो आप डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। अभी आप एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक का याद रखना। तो एलिसाइक्लिक का एग्जांपल है आपका साइक्लोएल्केन। नेक्स्ट है, टू हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन चेन एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड, ये अभी हमने पढ़ा। इसीलिए फर्स्ट मेंबर एल्किन या अल्काइन का जो है 2 कार्बन मेंबर होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, तो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको या तो हम डॉट से या क्रॉस से शो करते हैं, और उनकी बॉन्डिंग को शो करते हैं। जैसे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको हमने शो किया है क्रॉस से, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, और यहाँ पे टोटल 4 है ना इसमें वैलेंसी, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ क्रॉस से। सिमिलरली इस कार्बन का एक ये सिंगल यहाँ यहाँ यहाँ, और इस तरह से अगर हम देखें तो ये कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन के साथ सिंगल, यहाँ हाइड्रोजन के साथ सिंगल। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन के साथ हम सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका C2 और हाइड्रोजन 6, तो ये हो गया C2H6 जिसे हम कहते हैं इथेन। ठीक है, अलग अलग जो नंबर ऑफ कार्बन्स है उसके अकॉर्डिंग नाम अलग अलग होता है। फिर C2H4 अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो आपका फॉर्मूला हो जाता है C2H4 जो है आपका इथीन, और अगर C2H2 जिसमें डबल बॉन्ड की जब बजाय ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो सिर्फ 2 ही कार्बन होता है, तो इसे हम कहते हैं इथाइन। ये आपका एक एल्काइन, सिंपलेस्ट एल्काइन होता है। अब एल्केन्स में जो है एक कार्बन वाले को हम कहते हैं मिथ, तो मीथेन हो गया आपका। 2 वाला होता है इथेन, 3 वाला प्रोपेन, 4 वाला ब्यूटेन। तो इजीली आप इसके स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, जहाँ पर एक कार्बन एटम जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसे हम कहते हैं मीथेन। फिर जो इथेन है उस केस में 2 कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड में रहते हैं और बाकी सभी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में रहता है। प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डेड रहते हैं। ब्यूटेन में 4, ब्यूटेन के बाद होता है पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ब्यूटेन के बाद अगर आप देखो तो पेंटेन 5 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला होता है हेक्सेन, 7 कार्बन वाला होता है हेप्टेन, 8 कार्बन वाला होता है आपका ऑक्टेन, 9 वाला होता है नोनेन, 10 वाला होता है डेकेन। तो आप इनसे इतना याद रख सकते हो। तो पेंटेन C5H12। फिर नेक्स्ट है आपका एल्कीन्स। तो एल्कीन्स एक कार्बन वाला हो नहीं सकता, मिनिमम 2 कार्बन वाला होता है, इसलिए इथ और इन। फिर 3 कार्बन वाला प्रोप इन, 4 कार्बन वाला ब्यूट इन। सिमिलरली एल्काइन का भी फर्स्ट मेंबर होगा आपका इथ आइन, इथाइन हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया C2H2 प्रोप आइन। फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। प्रोप आपका 3 कार्बन वाला होता है, तो हाइड्रोजन का कितने होंगे, तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2, तो C3H6-2, तो C3H4 हो जाएगा। मान लो आपको पूछ लिया जाए 6 कार्बन वाला एल्काइन, तो C6H कितना हो जाएगा एल्काइन में, तो 2 × 6 12-2 10, तो C6H10 जो है वो हेक्साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर में
साइक्लिक सैचुरेटेड होता है और साइक्लिक अनसैचुरेटेड। साइक्लिक और एक होता है आपका साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लिक सैचुरेटेड का एग्जांपल हो गया। ये एग्जांपल है आपका बेंजीन जो अनसैचुरेटेड का एक एग्जांपल है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स किन्हें कहते हैं कि जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे ये 4 कार्बन आपस में बॉन्डेड है तो ये हो गया एन ब्यूटेन, और अब ये है तो ब्यूटेन ही बट स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट हो गया, तो ये दोनों क्या है, आइसोमर्स। सिमिलरली यहाँ पेंटेन है तो ये आइसोपेंटेन और ये नियोपेंटेन। जब एक कार्बन 4 के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम कहते हैं नियो, ठीक है। और जब दो सब हर तरफ से सेम रहता है तो उसे हम कहते हैं आइसो। अच्छा, अब यह ध्यान से समझना, आइसो, नियो, टर्ट। वैसे तो जब कार्बन जो है 2 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है तो अगर ये एक सिंपल चेन हो सकता है, लेकिन अब जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तब हम देखते हैं, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप मान लो यहाँ अटैच है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो दो, अगर एक कार्बन एटम 2 के साथ अटैच है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी, 3 के साथ अटैच है तो टर्शरी, 3 मिथाइल ग्रुप के साथ, 4 के साथ है तो आपका नियो हो जाता है। वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, अभी आपका ज़्यादा नहीं है। अब देखो हेटेरो एटम, हेटेरो एटम क्या होता है कि अभी तक हमने देखा जितने भी कंपाउंड्स बने हैं उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो जब भी हमें कोई नया एटम ऐड करना है तो हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऐड करते हैं। तो जो भी ऐसा एटम जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा उसे हम कहते हैं हेटेरो एटम। तो द इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसी। द एलिमेंट दैट रिप्लेसेस हाइड्रोजन इज नोन एज हेटेरो एटम, ठीक है। अब हेटेरो एटम में जो हाइड्रोजन की जगह हेलोजन्स आ सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन आ सकते हैं, तो उसे हम क्लोरो या ब्रोमो कहते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन से रिप्लेस हो रहा है तो 4 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। पहला है ऑक्सीजन की जगह पर आपका OH आ गया तो ये अल्कोहल हो गया। फिर है डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ठीक है। इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है, ये एंड पे होता है। ये अगर देखो ये एक एंड पे है तो ये एल्डिहाइड वाला हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जैसे हम CHO भी कहते हैं। फिर कीटोन के केस में ये जो C डबल बॉन्ड O है ये बिल्कुल कंपाउंड के बीच में आ जाता है, इससे CO से रिप्रेजेंट करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये एक एंड पे होता है और एक तरफ इसके OH होता है, तो जिसे हम COOH ग्रुप कह देते हैं। क्लियर हो गया। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो हेटेरो एटम्स है इनमें कुछ ऐसे ग्रुप्स जिनकी कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो इम्पार्ट करते हैं, तो ऐसे कम जो ग्रुप्स हैं उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, एक जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं, जैसे हम एल्केन की बात करें तो पहला कार्बन वाला एल्केन होता है CH4, दूसरा होता है C2H6, तीसरा होता है आपका C3H8। तो अगर आप देखो तो इनमें जो डिफरेंस है वो CH2 का है। सिमिलरली एल्कीन में भी आपका सेम डिफरेंस होता है। तो एक सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन को कार्बन चेन में, वो उसी ऐसे सीरीज़ को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। जैसे अल्कोहल में CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, तो ये सारे एक सीरीज़ में चल रहे हैं, तो ऐसे सीरीज़ को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। और जो सक्सेसिव मेंबर्स होता है उनमें CH2 यानी कि 14 यूनिट ऑफ मास का डिफरेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है, तो जितना ज़्यादा मास होगा फिजिकल प्रॉपर्टी उसके ऊपर वेरी करता है। मेनली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे हम मास बढ़ाते हैं, तो मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है नॉमनक्लेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो नॉमनक्लेचर के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, ये जो नॉमनक्लेचर होता है इस नॉमनक्लेचर को हम कहते हैं IUPAC नॉमनक्लेचर, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केमिकल्स को नेमिंग करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो देखते हैं और उसका प्रीफिक्स यूज़ होना है या सफिक्स यूज़ होना है। तो एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल,
एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन सब के सफिक्स में ये यूज़ होते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना, एक से ज़्यादा अगर आ जाए, जैसे अल्कोहल एल्डिहाइड दोनों आ जाए, तब हम देखते हैं प्रायोरिटी। और तब अगर दोनों यूज़ है तो एक सफिक्स की तरह यूज़ होता है, एक प्रीफिक्स की तरह। अच्छा, अल्कोहल के जो सफिक्स होता है इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी, अगर कभी आपको आ गया तो ध्यान रखना। जो एल्डिहाइड जो है वो सफिक्स में यूज़ होता है तो इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल। कीटोन भी सेम हो जाता है, कीटोन हो जाता है आपका ऑक्सो। और कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी सफिक्स में यूज़, प्रीफिक्स में यूज़ नहीं होता, ये हमेशा सफिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, सफिक्स में हम लास्ट में जब नाम लिखते हैं तो क्योंकि दो ई और बाकी ओ, ऑक्सीजन वाले में ओ आ जाता है, तो जब भी दो वोवेल्स एक साथ होता है तो उसे हटा देते हैं, हम किसी एक को ही लिखते हैं, तो ओ को लिख लेते हैं। जैसे मीथेन प्लस ऑल, तो मीथेनॉल हो गया, तो ई और ओ की जगह सिर्फ हम ओ को रिप्रेजेंट करते हैं, ई को रिमूव कर देते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड दो तीन का आप जैसे अगर यहाँ देखो, यहाँ अपने नॉमेनक्लेचर हमने किया हुआ है, तो दो तीन कंपाउंड्स का भी डिटेल में देखेंगे नॉमेनक्लेचर। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के टाइम पे भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो कंबशन होता है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ ऐड होना। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा तो क्या रिलीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न करते हैं और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और रिलीज़ करते हैं हीट एंड लाइट एनर्जी। सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है, यहाँ ध्यान रखना आपका फ्लेम का। तो सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है अगर सप्लाई ऑफ एयर सफिशिएंट है, और अगर सप्लाई ऑफ एयर लिमिटेड है तो येलो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होता है। लेकिन जो अनसेचूरेटेड है वो हमेशा सूटी फ्लेम के साथ ही बर्न होता है। बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम ये सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को भी रिलीज़ करते हैं, जो कि एसिड रेन के लिए जो जैसे NO2 और SO2, ये दोनों जो वाटर के साथ रिएक्ट करें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो एसिड रेन का कॉज कर सकते हैं। कंबशन के बाद होता है ऑक्सीडेशन। अब कंबशन और ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है, तो कंबशन जो है उसमें आपकी हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीडेशन में ऐसा नहीं होता। उसमें अल्कोहल्स कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बाय ऑक्सीडाइजिंग देम यूजिंग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये जिसकी यूज़ करके ऑक्सीडाइज किया जाता है उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक आपका एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो दोनों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये ऑक्सीजन को ऐड करा देते हैं रिएक्टेंट में। तो ये हमारा है इथेनॉल। इथेनॉल में जब ऑक्सीजन ऐड होता है, या तो ऊपर वाला या नीचे में से कोई भी एक यूज़ करेंगे, तो ये बन गया आपका इथेनोइक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सिमिलरली एडिशन रिएक्शन, तो ये हाइड्रोजन जब ऐड होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अब अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड टूट के दोनों में के पास एक एक हाइड्रोजन आ सकता है, तो जो अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड बनाया जाता है, ठीक है, जो कि मोर रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड। तो उनको सेचुरेट करने के लिए हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये तो निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और हाइड्रोजन को ऐड करने का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। यही प्रोसेस यूज़ किया जाता है वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में। अच्छा, हाइड्रोजनेशन जो है वो रेंसिडिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स जो है उसको कम कर देता है। क्यों? क्योंकि जो अनसेचुरेटेड हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो हाइड्रोजनेशन करने के बाद वो सेचुरेट हो जाते हैं और रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, और जब रिएक्ट कम करेंगे तो रेंसिड भी कम होंगे, ख़राब भी कम होगा। जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं ऑयल के मुकाबले, हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड ऑयल्स विद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इसीलिए ऑयल विद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का ही कुकिंग में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सेचुरेटेड फैटी एसिड्स वो डिपोजिशन का ज़्यादा काम होता है हमारे बॉडी में, इस वजह से वो खाने से, क्योंकि वो रिएक्ट जल्दी नहीं करते तो इसीलिए वो स्टोर ज़्यादा होते हैं हमारे बॉडी में। अगला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन अटैच होता है कार्बन के साथ, उसको अगर किसी दूसरे एटम के साथ या ग्रुप ऑफ एटम के साथ रिप्लेस किया जाता है तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये एक आपका क्लोरीन रिएक्ट करता है जब लाइट के प्रेजेंस में, तो
एक हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ जाता है और इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जो दो आपको पढ़ने हैं, इथेनॉल। तो इथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। सॉल्युबल इन वाटर और बर्निंग टेस्ट, ठीक है। और कंजप्शन ऑफ इथेनॉल जो है उससे सीरियस हेल्थ इशू हो सकता है, इसलिए इन प्योर इथेनॉल जो लेना वो बिल्कुल ही लीथल हो सकता है, डेथ हो सकती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो C2H5OH इथेनॉल वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और जब C2H5OH को हीट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 443 केल्विन, तो ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेट का मतलब इसमें से वाटर लॉस होकर क्या बन जाता है, इथीन। तो अल्कोहल को जब सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको टेस्ट करने के लिए हम पॉप साउंड टेस्ट कर सकते हैं। और जब हम डिहाइड्रेशन करना होता है तो कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करते हैं 443 केल्विन पे, तो इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये बन जाता है इथीन, जिसे हम डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, इसका जो यूज़ होता है ये इथेनॉल का, वो प्रिपरेशन ऑफ सोप्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज़ किया जाता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस में, मेडिसिन और टॉनिक्स में, और एज ए लेबोरेटरी एजेंट भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है आपका इथेनोइक एसिड, ये जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। वाटर में ये सॉल्युबल होता है और सार टेस्ट होता है, बहुत ही खट्टा होता है। प्योर एसिटिक एसिड जो है वो, क्योंकि उसका आपने देखा 391 केल्विन है और फ्रीजिंग पॉइंट 290 केल्विन है, तो नॉर्मली 273 आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 290 हो गया आपका 17 डिग्री सेल्सियस। तो आमतौर पर 17 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज़ कर जाता है। तो इसी वजह से जहाँ ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर ये ग्लेशियल के फॉर्म में फ्रीज़ होता है। इस जब ये फ्रीज़ होता है तो ग्लेशियर्स जैसे फ्रीज़ होते हैं उसी तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। 3 to 4% जो सॉल्यूशन है उसका हम घरों में यूज़ करते हैं, जिसे हम विनेगर कहते हैं। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड, जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सोडियम इथेनोएट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब इसका रिएक्शन किया जाता है तब भी ये सोडियम इथेनोएट साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी सोडियम इथेनोएट, ठीक है, सोडियम इथेनोएट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COONA, आप ध्यान रखना, ये हो गया आपका सोडियम इथेनोएट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, जब ये इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो CH3CH2OH के साथ जब रिएक्ट करेगा तब बनाता है एस्टर और वाटर, ठीक है। ये एस्टर हो जाता है आपका CH3COOCH2CH3। और ये जो एस्टर है ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें CH3COH अगर Na के साथ करता है तो CH3CONA प्लस H2, NaOH के साथ किया तो CH3CONA प्लस H2O, Na2CO3 के साथ करता है तो भी CH3CONA प्लस CO2 प्लस H2O, NaHCO3 के साथ किया तो भी CH3CONA प्लस CO2 प्लस H2O। बस एक में डिफरेंस होता है, वो ये होता है जब CH3CH2OH और प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट किया जाता है तो आपका बन जाता है एस्टर, CH3CO CH2CH3 प्लस में वाटर। और ये जो एस्टर है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ few drops of concentrated sulfuric acid as catalyst form sweet smelling compound that is called ester। तो ये एस्टर फॉर्मेशन होता है। अच्छा, और जब हम हीट करते हैं किसी एसिड या बेस के साथ, जो एस्टर है वो दोबारा से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। तो जो एस्टर को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक आपका सोडियम इथेनोएट प्लस में दोबारा अल्कोहल बना लेता है। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू बहुत लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स के सोडियम कंपाउंड्स बनाए जाते हैं और जो कि सोप फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सोप्स क्या होता है, लॉन्ग सोडी चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एटम, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड्स चेंज हैं और उसके साथ में एक एंड पे आपका सोडियम अटैच हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं सोप।
और हाइड्रोलिसिस के कारण इसी तरीके से आपका सोप बनता है। तो जो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है एस्टर का, इसको हम कहते हैं सोपनिफिकेशन, क्योंकि ये सोप्स बनाने में हेल्प करता है। सोप जो है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिनके बहुत लॉन्ग चेन होते हैं, जैसे C5H31COH, C17H35COH। जो पहला वाला है आपका पामिटिक एसिड है और ये स्टेरिक एसिड है। तो इनके लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। जो सोप्स हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं सॉफ्ट वाटर के साथ और हार्ड वाटर के साथ इनइफेक्टिव होते हैं। डिटर्जेंट्स जो हैं जैसे अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं किसके, हाइड्रोकार्बन्स के लॉन्ग चेन वाले के साथ, और ये सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। फिर ये जो फॉर्मेशन होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन, उसके साथ में आयोनिक एंड सोडियम या पोटेशियम, तो ये जो एंड है ये होता है हाइड्रोफिलिक और ये होता है हाइड्रोफोबिक। ये पानी से दूर भागते हैं, ये पानी के साथ चिपकने जाते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है ये आयोनिक पार्ट होता है, और लॉन्ग चेन कार्बन हाइड्रोकार्बन पार्ट है हाइड्रोफोबिक होता है, ये पानी से दूर भागता है। अब इसमें क्लिनजिंग एक्शन कैसे होता है, अधिकतर जो डर्ट है वो ऑयली होता है नेचर में और हाइड्रोफोबिक होता है। ये अपने आपको कहाँ पे हाइड्रोफोबिक एंड के पास जाके जुड़ना शुरू कर देता है, और जो आयनिक एंड है ये वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है और इससे एक फॉर्मेशन बनता है जिसे हम कहते हैं मिसल। और एक इमल्शन फॉर्म होता है सोप मॉलिक्यूल के साथ, जब वाटर डर्ट रिएक्ट करता है सोप मॉलिक्यूल्स का, तो इस तरह का एक इमल्शन फॉर्म होता है। और जब उसे हम तेज़ हाथों से रगड़ते हैं तो ये जो इमल्शन है ये सोडियम एटम्स वाटर इसको अपनी तरफ पुश करता है, और ये जो सोडियम एटम्स है इस चेन को पुश करता है, और इससे डर्ट जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, और इस तरीके से जो क्लेंजिंग एक्शन हो पाता है। अब है स्कम। जो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स हैं हार्ड वाटर में जो प्रेजेंट होते हैं वो इस सोप मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं स्कम, और इससे क्लेंजिंग एक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है वही रिएक्ट कर जाते हैं, और इसी वजह से हार्ड वाटर में हमको डिटर्जेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, और डिटर्जेंट्स का यूज़ करके इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि डिटर्जेंट से जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं हो पाता और क्लॉथ जो है वो क्लीन हो जाता है। सोप्स जो हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। सोप्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, डिटर्जेंट्स नहीं। अब कार्बन और उसके कंपाउंड का जो इम्पोर्टेंट हमने पढ़ लिया। अब अगर देखें तो यहाँ पर आपका ये टेबल आपका दिया हुआ है, ये हमने डिटेल में पढ़ ही लिया। अब एमसीक्यू अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन, तो वो होता है आपका निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। फिर है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इन हेक्सेन मॉलिक्यूल, तो हेक्सेन में कितना होता है C6H14, तो इसमें नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स कितने होंगे, तो हाइड्रोजन के साथ तो 14 हैं कार्बन के, और इसके साथ साथ कार्बन कार्बन 6 कार्बन है, तो आपस में कितने बॉन्ड होंगे, 5 बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, तो 14 और 5 हो गया टोटल 19 बॉन्ड। नेक्स्ट है इट इज़ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ N2, N2 के मॉलिक्यूल में कौन सा होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड। फिर है विच सब्सटेंस बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम, विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम कौन जलता है, तो वह है आपका चारकोल। फिर है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री, तो सोप इंडस्ट्री का प्रोडक्ट कौन सा होता है, वो है आपका एस्टर। अच्छा सॉरी, सोपनिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि वो एक अल्कोहल बना लेता है ना, तो ग्लिसरॉल होगा इसका आंसर। एस्टर से तो बनता है सोप प्लस अल्कोहल। नेक्स्ट है थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, तो थर्ड मेंबर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन का क्या होगा, तो फर्स्ट मेंबर होता है 2 कार्बन वाला, सेकंड मेंबर होगा 3 कार्बन, थर्ड मेंबर होगा 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, तो एल्काइन हो गया तो ब्यूटाइन हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन कफ सिरप, तो कफ सिरप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इथेनॉल का और शुगर का। CHO इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, तो वो होता है C6H6। अगला है फॉल्स स्टेटमेंट, आपको बताना है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टिविटी, ये ट्रू है। डायमंड मेल्ट एट दिस, यही गलत है। एल्कलाइन केमिनोफोर रिड्यूसिंग एजेंट, गलत है ये।
एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वेजिटेबल ऑयल डीकलराइजेज विद ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन, तो वो उसके साथ रिएक्ट करता है और डीकलराइज हो जाता है। तो कौन से दो गलत हैं? तो सेकेंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टू कंपाउंड्स X and Y are added to acetic acid in two different test tubes A and 1 and 2. Carbon dioxide was formed in the only the test tube 2. तो अगर दो कंपाउंड्स लिए गए हैं X और Y, उसको एसिटिक एसिड में ऐड किया गया है और अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। तो एक में कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्ट ट्यूब 2 में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है, तो टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, X और Y जो ऐड किए गए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो सिर्फ आपका सेकेंड में फॉर्म हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐड करने से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा था, तो इसलिए इसका हो जाएगा सेकेंड, फर्स्ट आंसर होगा मतलब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के प्रेजेंस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, सोडियम मेथॉक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करेंगे ताकि इसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली करेक्ट अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट गलत, लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग सही, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला है विच एलिमेंट हैज़ ट्वाइस एज मेनी एज इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। सिलिकॉन का 14 होता है, तो 2 और 8 10 और 4। कार्बन का है 2 और 4। बोरोन का होता है आपका 5, तो 2 और 3। कैल्शियम का होता है आपका 20, तो इसमें भी नहीं होगा, तो यही आंसर होगा कार्बन 2 और 4। नेक्स्ट है दीज टू कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस एस्टर, तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोपेन और प्रोपेनोइक एसिड। अब ये आपके इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे इथेनॉल में आपको हेटेरो एटम बताना है, तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। फिर विच एसिड इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, तो विनेगर का कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड होता है इथेनोइक एसिड। इसमें आपको कंप्लीट करना है C2H5OH, और इससे कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3COO C2H5 और प्लस में वाटर। अब आप इजीली कर सकते हो, क्वेश्चंस काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, आसानी से आप इसको डिटेल में ये सारे क्वेश्चंस देख लेना। आपके पास है मटेरियल है ही, और अगर आपको ये सपोर्ट मटेरियल चाहिए और सपोर्ट मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है, तो इसकी डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई हुई है कि स्टडी मटेरियल कैसे आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और नेक्स्ट कमेंट करना नेक्स्ट कौन से चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, तो हम नेक्स्ट जल्दी उस चैप्टर के साथ मिलते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।